आइए आज पढ़ते हम यूनिट 4 रासायनिक बलगतिकी पाठ के अंतर्गत शून्य कोटि अभिक्रिया हेतु वेग व्यंजक समीकरण की स्थापना कैसे करते हैं। इसके लिए हम एक रासायनिक अभिक्रिया मानते हैं। माना वह एक अभिक्रिया है जिसमें R अभिकारक और P उत्पाद है, जिसको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। अब इसको हम अभिक्रिया वेग के रूप में लिख सकते हैं। वेग बराबर माइनस डी आर की सांद्रता बटे डी टी समानुपाती आर की सांद्रता की घात n। स्मॉल n जो लिखा हुआ यहाँ पे अभिक्रिया की कोटि को व्यक्त करता है। और मैं आर सांद्रता बार बार नहीं बोलूँगा, आर बोलूँगा, आप लोग समझ जाएंगे। आप लोग जानते हैं कोई समानुपातिक चिन्ह रहता है तो उसके स्थान पर कोई स्थिरांक आता है तो बराबर में कन्वर्ट हो जाता है स्थिरांक के साथ में। तो हम भी यहाँ पे वही करने वाले हैं। तो ये समीकरण हो जाएगा माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के आर की घात n। देखिए समानुपातिक चिन्ह की जगह में बराबर और के स्थिरांक आ गया है। अब हम शून्य कोटि अभिक्रिया हेतु वेग व्यंजक की स्थापना पढ़ रहे हैं तो जो n का मान है हम वहाँ पे रख देंगे। शून्य कोटि अभिक्रिया है इसलिए n का मान 0 रख दें तो इस प्रकार से समीकरण हो जाएगा माइनस डी आर बटे डी टी बराबर के आर की घात 0। क्यों? क्योंकि अभिक्रिया की कोटि जो n का मान होता है वो 0 होता है, इसलिए हमने 0 रख दिया। लेकिन इसका मतलब ये मत समझिएगा, ये कतई नहीं है कि R 0 हो गया। अभिक्रिया प्रारंभ हुआ च नहीं है और आप लोग जानते हैं अभिकारक की मात्रा कभी 0 नहीं होती है, उसकी सांद्रता कम से कम 1 होती है। तो अभिकारक की सांद्रता को 1 माना जाता है और 1 मानते हुए हम R की मान रख देते हैं। तो समीकरण इस प्रकार से हो जाएगा माइनस डी आर बटे डी टी बराबर के इंटू 1 कहाँ से आ गया? हमने अभिकारक R की सांद्रता को 1 माना है इसलिए। अब ये जो माइनस डी आर बटे डी टी बराबर के गुणित 1 वाला है समीकरण, तो के का 1 से गुणा करेंगे तो के ही आ जाएगा। तो ये समीकरण इस प्रकार से हो जाएगा माइनस डी आर बटे डी टी बराबर के। अब क्या करेंगे, इसमें दोनों ओर ऋण चिन्ह से गुणा कर दें। तो दोनों ओर ऋण चिन्ह से गुणा करेंगे तो ये जो माइनस डी आर है वो हो जाएगा डी आर हो जाएगा और डी टी के साथ आ जाएगा तो ये मान आ जाएगा के डी टी हो जाएगा। तो समीकरण को हम लिख सकते हैं डी आर बराबर माइनस के डी टी। देखिए इसमें आ गया डी आर प्लस हो गया, के साथ ऋण चिन्ह चल दिया और के साथ डी टी का गुणा हो गया है। ठीक है, अब ये जो समीकरण प्राप्त हुआ है इसमें कुछ लिमिट लेते हैं, कुछ शर्त लेते हैं और इसकी दोनों ओर समाकलन करते हैं। तो जो हमारा शर्त है, अभिक्रिया प्रारंभ होने के पूर्व समय को 0 माना गया है तो अभिकारक की सांद्रता को आर नॉट से प्रदर्शित किया गया है, आर नॉट आर 0 से। अब यहाँ भी 0 है तो मत समझिए कि 0 है, वो तो हम मान रहे हैं उसको आर नॉट। इसका मतलब यह है अभिकारक की मात्रा पूरा 100% है, अभी उत्पाद नहीं बना है। अब जब उत्पाद बन जाता है कुछ समय बाद तो हम देखते हैं t जो समय था उसको हमने माना यहाँ पे t और सांद्रता हो गया RT। पूर्व में R0 माने थे प्रारंभिक स्थिति में, उसको हम मान दिए यहाँ पे RT मान देते हैं। ठीक है, अब इसको लेकर के फिर समाकलन करते हैं। तो समाकलन करेंगे दोनों तो इस प्रकार से हम समीकरण को लिख सकते हैं। देखिए डी आर का समाकलन और इसमें पदार्थ की जो प्रारंभिक सांद्रता R0 था लोअर लिमिट के रूप में प्रदर्शित किया गया है और अंतिम सांद्रता RT को अपर लिमिट के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसी प्रकार से बराबर बराबर। अब यहाँ पे देखिए माइनस के स्थिरांक के साथ ऋण चिन्ह का समाकलन नहीं होता है
तो हम इसको बाहर कर दिए और dt का समाकलन हो रहा है समय अंतराल का। तो प्रारंभ में समय 0 था, इसलिए लोअर लिमिट 0 लिया गया है और अंतिम t लिया गया है, क्योंकि अंतिम समय जो है t माना गया है। इस प्रकार से हम इस समीकरण को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब समय 0 था तो प्रारंभिक सांद्रता भी r0 माने थे। जो प्रारंभिक स्थिति है उसको नीचे लिखा जाता है और अंतिम स्थिति को ऊपर लिखा जाता है। अब t समय बाद हम देख रहे हैं, t समय बाद क्या हो गया, ये पदार्थ की सांद्रता जो है RT हो जाता है, उसको हमने कहाँ लिखा, ऊपर में लिखा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब इस समीकरण को कैसे लिखेंगे, देखिए dr समाकलन का मान होता है r, तो इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, dr जो समाकलन है इसका मान लिख दिए r। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो मान होता है dr समाकलन का मान r और माइनस के, तो यहाँ भी माइनस के लिखा गया। अब यहाँ पे आया dt समाकलन, तो dt समाकलन का मान होगा t, तो यहाँ पे लिख दिए t। लेकिन एक चीज याद रखना है, इनके साथ जो लिमिट लगता है वो लिमिट जो है लगाया जाता है। तो लिमिट लगा दी, यहाँ पे r के लिए लिमिट था, लोअर लिमिट r0 और अपर लिमिट rt। इसी प्रकार t का लोअर लिमिट 0 था और अपर लिमिट t था, तो इस लिमिट को लगा लिया जाता है, लिख दिया जाता है। अब इसके बाद जो स्टेप आता है तो उसमें नियमानुसार हमको क्या करना पड़ता है, जो अपर लिमिट वाला मान होता है उसमें लोअर लिमिट को माइनस कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है, वैसे नियम है। और पढ़ते भी हैं हम लोग कि अभिकारक के अंतिम सांद्रता में प्रारंभिक सांद्रता को घटाया जाता है। उसी प्रकार से समय में ले तो अंतिम समय को प्रारंभिक समय से माइनस किया जाता है, तब मान निकलता है। तो यहाँ पे हम अपर लिमिट और को से जो है लोअर लिमिट का माइनस कर देंगे दोनों का, तो इस प्रकार से समीकरण आ जाएगा। देखिए ये जो RT था, ये RT किसका अपर लिमिट है, सांद्रता का, इससे हम घटा दिए R0 R0, ये लोअर लिमिट था सांद्रता का। इसी प्रकार माइनस के का के लिख दिए, इसके साथ कुछ नहीं करना है। अब समय का अपर लिमिट था स्मॉल t हमने लिख लिया, घटा दिए उसके लोअर लिमिट 0 को। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। और जब इसको हल करते हैं तो ये आता है RT माइनस R0 इज इक्वल टू माइनस KT। माइनस KT क्यों आया, माइनस के का गुणा t के साथ हुआ तो KT आ गया, और 0 के साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। इसलिए ये हो गया RT माइनस R0 इज इक्वल टू माइनस KT। अब क्या करें, RT का मान निकालना है हमको, तो ये जो है R0 को इधर पक्षांतर कर दें KT के साइड में, KT के साइड में पक्षांतर कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा मान, RT इज इक्वल टू माइनस KT प्लस R0। ठीक है, इस प्रकार से जो है ये मान आ जाता है। और यही समाकलित वेग समीकरण है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। और जब इनके बीच में हम ग्राफ खींचते हैं, तो ग्राफ खींचते हैं तो कैसा बनेगा, देखिए ये हमारा ग्राफ का x अक्ष, ये y अक्ष है ना। लेकिन इस ग्राफ को हम तुलना करेंगे y बराबर mx धन c से तुलना करें, तो देखिए y के सिद्ध में कौन है, RT है, तो y अक्ष में कौन आ जाएगा, y अक्ष में आ जाएगा RT आ जाएगा। अब देखिए x के सिद्ध में कौन है, t है, तो ये t हो जाएगा। सांद्रता को कौन व्यक्त कर रहा है, RT व्यक्त कर रहा है। अब c मतलब कॉन्सेंट्रेशन सांद्रता में कौन है, R0 है, तो सांद्रता तो 0 नहीं रहता ना, तो हम यहाँ पे सांद्रता को लिख दिए R0। अब देखिए m की तुलना कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे माइनस के है,
वैसे वाई एम एक्स सी का हम ग्राफ खींचते हैं तो इस प्रकार से बनता है, ऊपर जाता है, लेकिन चूंकि माइनस के है तो ये क्या होगा, नीचे आएगा माइनस के, तो एक ढाल के रूप में प्राप्त होगा। इस प्रकार से ये जो ग्राफ है ढाल ग्राफ का हमको प्राप्त होगा। ये है समाकलित वेग समीकरण का ग्राफ है। मैं इसको आप लोगों को प्रिंटेड बता दे रहा हूँ, ये जो ग्राफ किस प्रकार से आएगा, कैसे बनता है। थोड़ा सा नियम भी देखिए लिखा है, समीकरण को सरल रेखा के समीकरण y बराबर एम एक्स धन सी से तुलना करके r और t के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो सरल रेखा प्राप्त होती है जिसका ढाल माइनस के और अंतःखंड r नॉट के बराबर होगा। अब हमने यहाँ पे ये तुलना किया हुआ है, उस चीज़ को लिया गया है, y के जगह r t लिए थे, m के जगह माइनस के लिए थे जो ढाल है, और x के अक्ष में क्या लिए, t को लिए, समय को लिए, और c सांद्रता के लिए r नॉट लिए। तो हमको जो ग्राफ प्राप्त हुआ इस प्रकार से प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये जो समाकलित वेग समीकरण है इसको हम दर स्थिरांक के रूप में लिखना चाहें या k का मान निकालना चाहें तो किस प्रकार से लिख सकते हैं, हम उसको देखते हैं। देखिए समीकरण पुनः लिख दिया मैं, आर टी इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर जीरो। ये तो हमारा समाकलित दर समीकरण या वेग समीकरण शून्य कोटि अभिक्रिया का व्यंजक है, समीकरण है। इसको फिर हम लिख सकते हैं k बराबर आर नॉट माइनस आर टी अपान टी। यही समीकरण ही शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक या समीकरण कहलाता है। क्योंकि दर या वेग की बात कर रहे हैं, हम स्थिरांक की बात कर रहे हैं, तो k हमारा स्थिरांक है, तो हमने क्या किया, k को बाहर ले आया। इस समीकरण को और दूसरे रूप में हम लिख सकते हैं, कई पुस्तकों में, पुराने जो पुस्तक यहाँ कई राइटर के बुक में जो लिखा रहता है इस प्रकार से। इसमें क्या करते हैं, प्रारंभिक सांद्रता को r0 और t समय बाद सांद्रता rt के अंतर को एक से प्रदर्शित करते हैं। जो r0 ऋण rt है उसको एक से प्रदर्शित करें तो इस प्रकार से सूत्र हो जाएगा k इक्वल टू x अपान टी। तो आप कंफ्यूज ना होना, ये भी सेम चीज़ है, ये भी सेम चीज़ है। यहाँ r0 ऋण rt के जगह में क्या ले लिए, x ले लिए, सांद्रण को ले लिए x। तो ये जो समीकरण है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक व्यंजक या समीकरण कहलाता है। ठीक है, धन्यवाद।